हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो ये थे हमारे जोसेफ मेस्नी साहब, जिन्होंने यंग इटली नामक गुप्त संगठन का गठन किया था। तो राइट आंसर बी। ये निशान इसलिए लगा रहता है क्योंकि वीडियो कई बार बनानी पड़ती है, तो कभी कभी निशान लग जाता है। तो आप ये मत समझिए कि पहले से ही मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ये जैसे वीडियो एक बार रिकॉर्ड किया, सही से नहीं बना तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब ऐसा लग जाता है समझाने के चक्कर में। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कार्नला से संबंधित देश है। तो कार्नला से संबंधित वह कौन सा देश है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में कार्नला से संबंधित एक कानून आया था। कार्नला यानी मकई के आयात पर रोक लगाने वाले कानून थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1815 में लागू किया था। इन कानूनों का मकसद था ब्रिटिश किसानों को सस्ते आयातित अनाज से बचाना और घरेलू अनाज की कीमतों को बढ़ाना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में। ये हमारा बी राइट आंसर होगा। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। तो महामंदी हमारे पूरे विश्व में महामंदी आई कब थी? तो ये आई थी 1929 से 1929 में आई थी, यानी इसका प्रारंभ हुआ था 1929 में, लेकिन ये चला था 1929 से 1938-39 तक। तो आपको ये याद रखना होगा कि इसका ये आया कब था और इसका असर कब तक था, कब से कब तक था। तो ये था, आया था 1929 में और इसका असर था 1938 से 1939 तक। तो इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा था कृषि क्षेत्र पर। राइट आंसर इसका बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ये है ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो संघ सूची से संबंधित है हमारा प्रतिरक्षा। संघ सूची में वही विषय शामिल होते हैं। संघ सूची में भारत में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल है, उनको भी बताता है। संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। और संघ सूची से संबंधित, यहाँ पर प्रतिरक्षा नहीं होगा, यहाँ पर संघ सूची से संबंधित है। तो संघ सूची से संबंधित है हमारा शिक्षा। संघ सूची विषय में सही था, यही प्रतिरक्षा होगा। संघ सूची यानी प्रतिरक्षा संघ सूची विषय में शामिल है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को हमारे 8वीं अनुसूची में रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, टोटल कितने भाषा थे? तो वो थे 22 भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसमें ये गलत कथन को छांटना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ, ये तो गलत, ये तो सही है, ये तो गलत नहीं होगा, ये नहीं होगा क्वेश्चन। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसमें सभी सही हैं, लेकिन गलत ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये नहीं है, ये भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। और धर्म की स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद
25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? राजतंत्र की, तानाशाही की, लोकतंत्र की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारी है जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये लोकतंत्र शासन की विशेषता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसमें नहीं है, ये ध्यान क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन न चूज कीजिएगा। फिर ऑप्शन पढ़िए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये सही है। व्यक्ति की गरिमा, ये भी सही है। कानून के समक्ष समानता, ये भी सही है। इनमें नहीं है तो बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। फिर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दोनों ही संसाधन शामिल हो जाएंगे। इसमें केवल जैव, केवल अजैव ये सभी नहीं होंगे, दोनों शामिल होंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था सन 1992 में। आपको डेट याद रखना है, सन 1992 में। ये राइट आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है, तो ये हमारा समय है जून जुलाई। खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन से सब फसल शामिल होंगे? धान शामिल हो जाएगा, मकई, उड़द, सरसों रबी की फसल में शामिल होगा। खरीफ की फसलों में के बोए जाने का समय, सही समय है जून जुलाई। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो ऊर्जा खनिज पूछ लिया है। लौह अयस्क यह धात्विक है, अभ्रक भी धात्विक है, प्राकृतिक गैस ये है, ये ऊर्जा खनिज है, प्राकृतिक गैस। चूना पत्थर भी धात्विक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये तो कृषि से पर आधारित नहीं है। रासायनिक उद्योग, ये भी नहीं है। सीमेंट उद्योग, ये भी नहीं है। राइट आंसर इसमें होगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। कपास की खेती की जाती है, जिससे हमारा सूती वस्त्र बनता है। और कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? तो वह काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, आपको ध्यान में रखना है। और काली मिट्टी पाया कहाँ जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। तो अभी रेल प्रखंडों की कुल संख्या 18 है। टोटल 18 जोन में भारतीय रेल को बांटा गया है। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है, यानी इसमें पूछ लिया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का यानी कौन से क्षेत्र में बांटा जाता? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन से क्षेत्र में बांटा जाता? तो यह है चतुर्थक क्षेत्रक। ये चतुर्थ श्रेणी में इसे बांटा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को। प्राथमिक में आ जाएगा जो जैसे खेती करना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर उद्योग, विनिर्माण, ये सभी आ जाएंगे द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में हमारे सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे अध्यापक हो गए, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किसी देश का विकास आधारित होता है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर,
उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर इसमें आया है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये था जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के थे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। राइट आंसर सी। फिर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके अंतर्गत एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली तैयार की गई थी, जिसके माध्यम से सोने को सार्वभौमिक मानक के रूप में उपयोग करके एक निश्चित मुद्रा विनिमय दर बनाई जा सके। इसमें 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जो आप सुनते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मनी फंड, यानी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मनी फंड यानी IMF, और विश्व बैंक का गठन हुआ था। वो किस आधार पर हुआ था? तो वो था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर है हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में एक फूल, एक जानवर, एक बीमारी, एक स्थान। इसमें ऑप्शन दे रखा। तो इसमें अफ्रीका में एक वायरसेस यानी पशुओं की एक बीमारी थी, जिसमें पशुओं के खुर के बीच में घाव हो जाते थे, यानी एक वायरस टाइप का बीमारी था। इसमें पशुओं से संबंधित था और ये 1890 में अफ्रीका में फैली पशुओं की एक प्रकार की बीमारी थी। तो क्या थी? रिंडरपेस्ट अफ्रीका में फैली एक पशुओं की बीमारी थी, जो कब फैली थी? 1890 में। डेट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं हमारे महात्मा गांधी जी। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्य, बी संघ, नहीं, इन दोनों को भी नहीं प्राप्त है। ए बी सी ऑप्शन दे रखा है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत ऐसे विषय जो संघ या राज्य समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए थे, उससे संबंधित विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल को होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? तो लोकतंत्र से कौन सा संबंधित? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन। तो ये सभी लोकतंत्र से संबंधित हैं। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो संघ सूची में पूछ लिया, वही क्वेश्चन अभी वही रिपीट हो गया है। तो संघ सूची में शामिल है ये प्रतिरक्षा हमारे संघ सूची में शामिल है। कृषि, शिक्षा, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आपको डेट भी ध्यान में रखना, 26 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव,
व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो ये सभी व्यवस्थाएं संविधान के अनुरूप है, केवल इसमें बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है। फिर है सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती आपको पता होना चाहिए, सोपानी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी एरिया में, यानी पानी रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है पहाड़ी एरिया में। तो इन राज्यों में पहाड़ी एरिया किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? तो रोपड़ कृषि पूछ लिया है इसमें। तो रोपड़ कृषि कहवा एक रोपड़ कृषि है। रोपड़ कृषि यानी इसे बागवानी कृषि भी कहते हैं, यानी इसे बागवानी कृषि भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कहवा आता है, रबर आता है, केला आता है, और इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज लौह अयस्क को आधारभूत खनिज कहते हैं, और इसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। लौह अयस्क को उद्योगों की जननी भी कहते हैं। लौह अयस्क जो सभी खनिज की आधारभूत खनिज है, सभी उद्योगों की आधारभूत खनिज है, वह है लौह अयस्क। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन इनमें में से सौर ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम बार बार रिन्यूअल करते हैं, यानी इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। जैसे सौर हो गया, जल विद्युत हो गया, ये सभी रिन्यूअल होते रहते हैं। सौर ऊर्जा हो गया रिन्यूअल, विद्युत जल विद्युत योजना, जल विद्युत हो गया, ये सभी रिन्यूअल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो यह हमारा है मुंबई। मुंबई नहीं होगा, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। और यूपी में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ पर ज़्यादातर है? तो वो है नोएडा। दिल्ली में हमारा एक नोएडा एरिया है, नोएडा क्षेत्र है। दिल्ली में वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ज़्यादा पाए जाते हैं। नोएडा के क्षेत्र में हो गया, गुड़गांव के क्षेत्र में हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है वह है रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है, वह है रेल परिवहन। इसमें सड़क परिवहन भी हो सकता है, लेकिन पहले नंबर पर रेल परिवहन, दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो औद्योगिक क्रियाओं को हमने बताया था अभी आगे पीछे बताया है, यह द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्रियाओं को शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो यह है हमारा श्रीलंका। राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है हमारा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। और ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2013 को पूरे देश भर में मनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन का निवेश। तो इसमें है, इसका राइट आंसर होगा स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।